ट्रेड जो है, दैट मीन्स ब्रोकर के खुद के जो ट्रेड होते हैं वो अलग अलग मेंटेन और सेटल करना जरूरी है, ताकि क्लाइंट का जो प्रोटेक्शन है और उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है नन ऑफ द अबाव। जो स्टेटमेंट्स मतलब जो यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट मीन्स आपका जो नेटिंग है वो आपस में क्लाइंट में अलाउड नहीं है, और क्लाइंट का जो ऑफसेटिंग है वो प्रोप्राइटरी ट्रेड के साथ भी है, अलाउड नहीं है। तो आंसर इज गोइंग टू बी योर नन ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द शिफ्ट इन द टर्म स्ट्रक्चर इज फ्लैटनिंग, टर्म स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव रिलेटेड इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म रेट एंड शॉर्ट टर्म रेट इज द सेम। और रेट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म रेट एंड शॉर्ट टर्म रेट इज राइजिंग। डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म रेट एंड शॉर्ट टर्म रेट इज फॉलिंग। जब हम फ्लैटनिंग स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहा है, अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट ऊपर भी नहीं जा रहा है, ना ही ये फ्लैट है। मतलब ये ऊपर जाने के बाद में ये फ्लैटनिंग हो रहा है। मतलब पहले तो जो है, मतलब यहाँ पे दो इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए जब हम नॉर्मल यील्ड कर्व की बात करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म जो रहता है, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो कम रहता है, ओके, यूजुअली एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में जो रहता है वो इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म जो है वो ज़्यादा रहेगा। डेफिनेटली ज़्यादा क्यों रहेगा? बिकॉज मोर टर्म, लॉन्गर द टर्म, मोर द रिस्क, बिकॉज अनसर्टेनिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन फ्लैट यील्ड कर्व जब भी रहता है, दैट मीन्स फ्लैटनिंग जब भी हो रहा है, वो टाइम पे क्या हो रहा है कि 1 साल का बॉन्ड और 10 साल का बॉन्ड जो है दोनों में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर सपोज 1 ईयर बॉन्ड है, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.50% है, और 10 ईयर का जो बॉन्ड है इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.80% है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है। ऐसे टाइम पे हम बोलेंगे कि ये जो है, ये कर्व जो है ये फ्लैटनिंग हो रहा है करके, ओके। तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हुए आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर कर सकता है। इंडिया में रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जब 2022-23 का जो कोविड के टाइम जो इन्फ्लेशन बाद में जो है वो महंगाई बढ़ गई, मतलब कोविड के बाद आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिए। पहले तो जैसे हुआ था कि कोविड के टाइम पे रेसेशनरी पीरियड आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खर्च नहीं कर रहे थे, तो आरबीआई ने जो वो इंटरेस्ट रेट जो इनिशियली घटा दिए थे। 2020 से लेके 2022 तक में जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो घट रहे थे। उसके बाद सडनली क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट जब भी घटते हैं इकोनॉमी में, तो जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाती है, लोन सस्ते हो जाते हैं, ईएमआई सस्ते हो जाते हैं डेफिनेटली। तो उसके वजह से प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये तो सिंपल लॉजिक है। जब भी यहाँ पे ये बढ़ने लगा वो टाइम पे डेफिनेटली जब बढ़ता है, ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो तभी आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या होंगे, लोन वापस जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और यहाँ पे लोग जो है दिल रिफ्रेन देमसेल्फ और दिल स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग फॉर लोन्स, बिकॉज ये जो है वो ईएमआई जो है वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे 1 ईयर का अगर सपोज आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के 7.50 हो गया, और 10 ईयर का तो पहले ही 7.80 था। तो ऐसे केस में जो है ये फ्लैटनिंग टाइप का जो यील्ड कर्व है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आंसर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म रेट एंड शॉर्ट टर्म रेट इज फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब है बेसिकली वो ब्रिज हो रहा है या नजदीक आ रहे हैं लोग, दोनों दो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म रेट 7.50 एंड लॉन्ग टर्म रेट 7.80 या 7.60 हो सकता है। ऐसे केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट या यील्ड का जो कर्व है वो फ्लैटन होते हुए आपको दिखेगा। नेक्स्ट, फिनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर, जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास मतलब हम ये 3 केसेस या कंडीशन के हिसाब से ही हम डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं। पहले तो हम हेज करने के लिए आते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव प्रोडक्ट बने ही थे टू हेज योर पोजीशन, तो ये हेजिंग पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद क्या स्पेकुलेशन पॉसिबल होता है, तो ये स्पेकुलेट तो हम करते ही हैं, मतलब ये हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हमें स्पेकुलेट करना है और हमें यहाँ पे पैसा बनाना है, क्योंकि हर एक को लगता है कि डेरिवेटिव मार्केट या फ्यूचर्स और ऑप्शन में बहुत पैसा बनता है। उसके बाद आर्बिट्राज, तो येस आर्बिट्राजिंग का भी पोजीशन हो सकता है अगर दो मार्केट जो है वो प्राइस डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। तो इसके लिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबाव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राजिंग।
Next, which of the following act is mainly responsible for governing the securities trading in India? When we talk about securities trading, मतलब यहाँ पे securities है, कौन सी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, पहले ये बात करते हैं। तो सिक्योरिटीज़ में आते हैं हमारे बॉन्ड्स और फिर शेयर्स, उसके बाद फिर आपके डिबेंचर्स, फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो भी हैं, फिर आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ये सारे जो है ये आते हैं सिक्योरिटीज़ में। अभी इसका जब ट्रेडिंग होता है, इसको गवर्न करने का जो काम है वो एक एक्ट के अंडर आता है, जिस एक्ट का नाम है SCRA, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये बना था 1956 में। इसके ऊपर जो कंट्रोल है, तभी तो सेबी था नहीं, अगर देखा जाए तो वो टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको देखती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अभी सेबी भी इसको गवर्न करती है। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्ट जो है ये काम करता है मोस्टली, अगर आप देखे जाए, बिकॉज ये सिक्योरिटीज ट्रेड कहाँ पे हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी गवर्न और रेगुलेट करने का काम जो है यहाँ पे सेबी करती है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस को परमिशन देना या उसके एक्टिविटीज को गवर्न करना, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम लगता है, कोई डिस्क्रिपेंसीज लगती है, कोई मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज लगती है, तो उसको कंट्रोल करना, या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको रिप्लेस करना, अगर सपोज यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती भी है तो विद दी कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर कुछ लगता है तो उनकी एक्टिविटीज को सस्पेंड करना, ये सारा काम जो है वो सेबी कर सकती है इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने का काम जो है वो SCRA के अंडर आता है। और इसको गवर्न करने का काम, मतलब SCRA को जो रन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ये भी इनडायरेक्टली, मतलब या इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली सेबी ही कर रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इन इंडिया, दैट इज SCRA। और ये जो सिक्योरिटीज है वो ट्रेड होती है आपके स्टॉक एक्सचेंज पे, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी कंट्रोल आ रहा है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर ब्रोकर्स विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। जब भी कोई ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनना है, एग्जीक्यूट हो गई ऑर्डर तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लाइंट को कब देना चाहिए और किसने देना चाहिए, बेसिकली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये दिया जाता है ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, अभी ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के अंडर जो है वो सब ब्रोकर्स आते हैं। सब ब्रोकर्स जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देते, ब्रोकर देगा, लेकिन सब ब्रोकर को डेफिनेटली अल्टीमेटली पास ऑन करना है ब्रोकर अपने क्लाइंट को, लेकिन ये जाएगा ब्रोकर के थ्रू। अभी जो ब्रोकर जो है इसको ये कभी देना चाहिए, आइडियली इसको जो है ये इमीडिएटली देना चाहिए। मतलब अगर आज ट्रेड हो गया है तो बाय एंड ऑफ द डे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट, अगर आपका डिजिटली अगर आपको भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, तो उसको आज के आज मिल जाएगा। और अगर आप उसको फिजिकल दे रहे हैं, मतलब उसको कुरियर करके वगैरह अगर उसको मिल रहा है या पोस्ट से मिल रहा है, तो उसको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू तो है उसी दिन होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर ब्रोकर्स विद रिस्पेक्ट टू इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ब्रोकर शुड इंश्योर दैट द सब ब्रोकर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट एवरी वीक। No. Broker should make guidelines for his sub broker to issue contract note. No. इशू जो है कॉन्ट्रैक्ट नोट ये जो है वो ब्रोकर ही करेगा। ब्रोकर शुड प्रॉम्प्टली इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट टू हिज क्लाइंट एंड क्लाइंट ऑफ हिज सब ब्रोकर्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है ये दोनों के लिए, खुद के क्लाइंट के लिए और सब ब्रोकर के क्लाइंट के लिए भी जो है यही कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा और उसे पास ऑन करेगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन ऐसा ही कुछ आपके वर्कबुक में है, तो इसके लिए इसको जैसे था वैसे हमने कॉपी कर दिया है, तो इसलिए ऐसे ही आ गया है। तो ये फोर्थ ऐसे कोई ऑप्शन है ही नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो ब्रोकर शुड प्रॉम्प्टली इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट टू हिज क्लाइंट एंड क्लाइंट ऑफ हिज सब ब्रोकर्स, ऐसा है। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। लिक्विडिटी अगर सिस्टम में कम है तो क्या इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? एक चीज़ यहाँ पे सिंपल है, इम्पैक्ट कॉस्ट जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है विद द लिक्विडिटी। मतलब जब इम्पैक्ट लिक्विडिटी जो है सिस्टम में कम होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी सिस्टम में जब ज़्यादा होती है तभी इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको फॉर एग्जांपल 50,000 एक कंपनी है XYZ लेते हैं, इसके शेयर्स आपको सेल करने हैं।
ओके जब भी आप सेल करते हैं मतलब किसी ना किसी को सामने बाय करने हैं। 50,000 आपके पास शेयर्स है और कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड या रेप्यूटेड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। एक किसी कंपनी के आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है और आपको उसको सेल करने हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं है। अभी यहाँ पे अगर आप आपका टर्मिनल देखते हैं तो हो सकता है कोई 5,000 शेयर्स खरीदने के लिए है, कोई 10,000 शेयर्स हैं, किसी को खरीदने हैं इस कंपनी के 15,000 शेयर्स, किसी को खरीदने हैं इसके 5,000 शेयर्स, किसी को खरीदने हैं इसके 20,000 शेयर्स। जब ऑर्डर मैचिंग होती है और इसका अगर प्राइस जो है से 10 रुपीज़ 50 पैसा अगर आपको सिस्टम पे दिख रहा है तो कोई 10 रुपीज़ 50 पैसे में खरीदेगा, कोई 10 रुपीज़ 45 में खरीदने के लिए तैयार था, यहाँ पे कोई 10 रुपीज़ 40 में खरीदने को तैयार था, कोई 10 रुपीज़ 35 में खरीदने को तैयार था। उसके बाद का जो मैचिंग है वो 10 रुपीज़ 30 में है। अभी आपको कुछ भी करके इसको बेचना है तो यहाँ पे क्या आपको 10 रुपीज़ 50 पैसा जो दिख रहा है वो प्राइस मिलेगा तो नहीं। जब भी ऑर्डर मैचिंग होगा मार्केट प्राइस के ऊपर वो टाइम पे आपको ये प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राइस सिर्फ 5,000 रुपीज़ मतलब 5,000 स्टॉक्स ही खरीदने के लिए कोई तैयार था। आगे के जो बायर्स थे जो इंटरेस्टेड थे खरीदने में वो उससे कम रेट में रहेंगे। और अगर जब भी ऑर्डर मैचिंग होती है मतलब सिस्टम के हिसाब से जब ऑर्डर मैच होती है तभी, और मार्केट ऑर्डर मतलब आपको यही रेट में जो भी मार्केट में रेट है उसके ऊपर अगर बेचना है तो पहले तो देखा जाएगा कि कितने क्वांटिटी के सामने कितना मैच हो रहा है। 50 के 1000 के सामने 5,000 मैच नहीं हो रहा है तो फिर वो आगे का जो ऑर्डर है वो चेक करेगा। मतलब 10 रुपीज़ 45 पैसा 40 35 30 अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ तो 10 रुपीज़ 25 पैसा, ऐसे करते करते वो 50,000 की ऑर्डर जो है वो आपकी एग्जीक्यूट तो हो जाएगी, लेकिन जो रेट है वो 10.50 का नहीं मिलेगा। रेट जो है वो 10.50 से कम मिलेगा अगर इसको एवरेज आउट करके, मतलब इसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन आपको हो सकता है रेट ओवरऑल रेट जो है वो 10.35 रुपीज़ भी मिल सकता है सेल करने के टाइम पे, जब भी आपने सोच के रखा था कि 10.50 मिलेगा। तो ये जो थोड़ा सा 15 पैसा जो है वो कम मिला है, 50,000 की आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गई है, सेल हो गई है, पैसा भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन रेट जो है वो 10.50 का क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में कम थी। लेकिन वही अगर सपोज आप कोई TCS का या रिलायंस का ऐसे कोई कंपनी का शेयर जो है वो बेचने के लिए निकाल रहे हैं और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, से क्वांटिटी जो है वो 5,000 शेयर्स की है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी रेट मार्केट में चल रहा है, अगर यहाँ पे रिलायंस का रेट जो है 1,450 रुपीज़ चल रहा है तो वो रेट मिलने के चांसेस जो है आपको ज़्यादा है, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक में लिक्विडिटी भी उतनी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है, इतने ही वॉल्यूम में जो है वो काम भी होता रहता है, इसके लिए वो रेट में आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपने जो प्राइस स्क्रीन पे देखी वो प्राइस में आपको स्टॉक आपका सेल भी हो जाए। देखिए इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब है बेसिकली आपको जो प्राइस में स्टॉक मिलना चाहिए वो स्टॉक में प्राइस में मिलता नहीं है, अगर आप खरीदने जाओ तो, और बेचने जाओ तो वो प्राइस में बिकता नहीं है जिस प्राइस में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इशू। तो जितना ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है स्टॉक में उतना ही आपका इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम आएगा, जितना लिक्विडिटी कम होगी इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आता है, मतलब समझ में आता है कि मैंने क्या बोला तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वही समझ लीजिए कि इम्पैक्ट कॉस्ट और लिक्विडिटी जो है इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। आंसर इज इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। फॉल्स। नो, इम्पैक्ट कॉस्ट इज हाई व्हेन द लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो कोई चीज़ें जब भी हम समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल रहता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई क्वेश्चंस कैलकुलेशंस नहीं है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है तो कोई चीज़ें याद करना जो है वो अच्छा है, क्योंकि उससे आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा। नेक्स्ट, which of the following category of market participants can short sell bond futures? शॉर्ट सेल बॉन्ड फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न और जितना मैंने आपका जो वर्कबुक जो है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का वो पढ़ा है, यहाँ पे उन्होंने जब शॉर्ट सेल बॉन्ड फ्यूचर्स की जब बात आती है वहाँ पे उन्होंने मार्केट पार्टिसिपेंट की बात की है, लेकिन पर्टिकुलर कैटेगरी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कैटेगरी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। वेर एज आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे जो ये मॉक टेस्ट जहाँ से हमने डिराइव किए हुए वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये आंसर उन्होंने, जैसे वो आंसर की अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है आपके, जिन्होंने ये क्वेश्चन बैंक जो है वो डिज़ाइन किया रहेगा, उन्होंने ये कैटेगरी मतलब शॉर्ट सेल बॉन्ड फ्यूचर्स के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अलाउड है, वो हिसाब से ये कैटेगरी को उन्होंने चूज़ किया रहेगा। तो आंसर एज ऑफ नाउ हम ये पकड़ के चलते हैं। मुझे सही में मतलब कहीं कहीं तो मैं खुद ही आई हैव ऑल्सो लिमिटेशंस, आई ट्राई टू चेक, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक कैटेगरी मुझे यहाँ पे लिखी हुई तो नहीं दिखी है। अगर आपको दिख जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, या मुझे हम लोग को डायरेक्टली बता सकते हैं कि येस यहाँ पे ये लिखा हुआ था करके। शायद मेरा ओवरलुक हो गया होगा, या मैंने शायद मेरे से कोई गलती हो गई होगी, आई एडमिट, बट येस जो आंसर है यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो आंसर टिक किया है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है। देखिए यहाँ पे अपना इंटेंशन बहुत क्लियर है, हमें कुछ भी करके जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करनी है। इसके लिए अगर सपोज आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या आपका जो मतलब NISM का जो एग्ज़ाम कमेटी है जिन्होंने ये एग्ज़ाम बनाया रहेगा, अगर उस इस आंसर को सही पकड़ के चल रहे हो और आपको अगर ये याद करके 1 मार्क मिल जाता है तो गो फॉर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ द रियलाइज्ड रिटर्न फॉर अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड। अभी यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है आपको शायद मालूम ही होगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है जब भी हम बॉन्ड इशू करते हैं तभी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। मतलब बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है से ₹1000 का है, तो ये इशू होगा, मतलब ये इशू प्राइस जो होगी ये 1000 नहीं होते हुए से ये 800 रुपीज़ होगी। तो जब 800 में आपका इन्वेस्टर जो है, ये यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करता है, तो वहाँ पे उनको एक बर्डन नहीं होता है कि इनको जो है बीच बीच में इसका कुछ रिटर्न या इंटरेस्ट देना है। तो इशू किया है 800 पे, और जब भी वो रिडीम हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 पे। तो यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज YTM जो है वो एनुअलाइज रिटर्न है। यू विल अर्न इफ़ यू बाय अ बॉन्ड टुडे एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आप बाय करो 800 में और होल्ड करो 1000 में, आपको वापस मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर रिटर्न्स, मतलब ये जो 200 रुपये है इसके बीच के रिटर्न हो जाएंगे। ये जो है इसका यील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको से मैच्योरिटी जो है से 5 ईयर्स की है यहाँ पे। तो इशू प्राइस 800 हो गया, फेस वैल्यू जो है वो 1000 हो गया, और 5 ईयर्स का मैच्योरिटी हो गया। तो यहाँ पे YTM आप कैसे कंप्यूट करोगे? तो YTM कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है 1000, इशू है 800, 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इंटू 100। अगर ये आप कंप्यूट करेंगे तो आपको आंसर आएगा से 4.56%। ओके, तो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो हो गया 4.56% पर एनम के हिसाब से। 800 में इशू हो गया है और 1000 में इसको रिडीम हो गया है। तो यहाँ पे कूपन नहीं हो सकता है, बिकॉज कूपन अगर जो भी होगा, जैसे जो 4.56 है जो आपने इशू 800 में किया है और आपने जो रिडीम है वो 1000 में हुआ है, लेकिन अगर सपोज ये 800 में इशू होने के बाद ओवर द टाइम जैसे 800 से लेके जो 1000 का ये जो जर्नी है, मतलब ये 5 ईयर्स के बीच में, इसमें ये 800 प्राइस 800 ही नहीं रहने वाली। आपको पता ही है इसकी प्राइस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट जो है वो घटती या बढ़ती रहेगी। तो आपने जो भी प्राइस में खरीदा रहेगा उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, जो प्राइस में से आपने 820 में खरीदा या 780 में खरीदा, जो भी है उस हिसाब से जो है आपके जो रिटर्न है, रियलाइज रिटर्न है, वो भी चेंज होने वाले हैं, बिकॉज YTM से ही आपको पता चलेंगे। लेकिन अगर कूपन देखोगे तो कूपन तो 4.56 स्टेडी है, अगर आपने स्टार्टिंग में खरीदा और एंड में आपने इसको रिडीम किया। अगर आप करंट यील्ड देखोगे तो करंट यील्ड से एक्चुअली स्पीकिंग आप कब तक इसको होल्ड कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब होल्ड करके आप जब भी रिडीम करोगे तब का आपका जो रिटर्न है, अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। YTM वो एक ही मेजर है जिससे आपने जब भी खरीदा है, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो टिल मैच्योरिटी, उसका जो रिटर्न है वो अपने को समझ में आता है। तो इसके लिए रेलेवेंट जो आंसर है, ज़्यादा सही आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ द रियलाइज्ड रिटर्न फॉर अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, दैट इज गोइंग टू बी YTM। नेक्स्ट,
मार्क टू मार्केट मार्जिन आर कलेक्टेड। ओ मार्क टू मार्केट मार्जिन जो है वो एवरीडे बेसिस के ऊपर कलेक्ट होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट होगा। और जो प्रीवियस डे का जो आपका एंड प्राइस है, मतलब प्रीवियस डे का जो प्राइस है वो उसका बेस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने से 24,500 में एक फ्यूचर्स जो है ये खरीदे हैं, बाई किए हैं, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब ये प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस जो है नेक्स्ट डे का 24,550 हो गया, तो ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको मार्जिन जो है वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही और आपका जो भी इनिशियल मार्जिन रहेगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा या डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वही अगर ये 24,300 हो जाता है तो 200 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो गया। 200 पॉइंट्स का मतलब 200 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदे, मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ऐसे करके आपको जो भी नुकसान हो गया रहेगा उसको मार्जिन के साथ एडजस्ट किया जाएगा। और अगर मार्जिन कम पड़ रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो है आपका स्टॉक ब्रोकर आपके पास से ले लेगा। तो ये डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कंप्यूट होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंट ए हैज परचेज 10 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिसम्बर सीरीज। तो ए ने डिसम्बर सीरीज के 10 कॉन्ट्रैक्ट परचेज किए हैं, मतलब बाय किए हैं, एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जनवरी सीरीज। ओके, जनवरी के 7 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल किए हैं ऑफ NSE निफ्टी फ्यूचर्स। हाउ मेनी लॉट्स विल गेट कैटेगराइज्ड एज रेगुलर नॉन स्प्रेड ओपन पोजीशन। आपको कैलकुलेट करनी है नॉन स्प्रेड ओपन पोजीशन। ओके, क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि 10 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खरीदे गए हैं और दिसंबर सीरीज के, और 7 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेचे गए हैं जनवरी सीरीज के। ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम जो आपका अंडरलाइन है, दैट इज निफ्टी 50 फ्यूचर्स, यहाँ पे अंडरलाइन सेम है, अलग अलग एक्सपायरी मंथ है, मतलब यहाँ पे एक कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिसंबर के खरीदना और 7 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनवरी के बेचना, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बाय के जो है ये ओपन हो गए, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी हेज के हैं, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का बाय और जनवरी का सेल है, तो यहाँ पे हेज हो रहा है 7 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। लेकिन 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे बिना किसी हेज के हैं। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए नॉन स्प्रेड ओपन पोजीशन। 7 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है वो स्प्रेड पोजीशन है, लेकिन 3 कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्प्रेड पोजीशन नहीं है। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, दैट इज 3। How many lots will get categorized as regular non-spread open position, that is unhedged position, that is going to be 3 contracts. Next, a calendar spread contract in index future attracts. अभी वापस से वही क्वेश्चन आया है कैलेंडर स्प्रेड के बारे में। यहाँ पे 2 लेग होने वाले एग्जाम्पल पहले हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसान होगा। बाय आप कर रहे हैं से निफ्टी 50 का दिसंबर का फ्यूचर आप बाय कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 24,500 का ये है, और आप सेल कर रहे हैं सेम निफ्टी 50 का जनवरी का फ्यूचर, एंड दैट इज 24,700 पे आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आप देखोगे तो एक नेचुरल हेज जो है वो बन गया है। अभी ये कैलेंडर स्प्रेड है, 2 अलग अलग मंथ की एक्सपायरी है, लेकिन अंडरलाइन जो है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका जो गेन है एक लेग का वो ऑफसेट हो जाएगा अगेंस्ट लॉस ऑफ द अदर लेग, एट इज पार्शियली। तो इसकी वजह से आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कम होगा, क्योंकि एक हेज जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया है। तो जब हेज होता है यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट यूजुअली कम होती है। जैसे अगर आप इंडिपेंडेंट अगर पोजीशन लेते हैं तो पॉसिबल है कि दोनों के लिए आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 70,000 जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ होगी। तो दोनों की अगर इंडिपेंडेंट पोजीशन होती तो ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास आपको मार्जिन देना पड़ता, जो कम होके यहाँ पे क्योंकि ये नेचुरल हेज बन गया है और एक कैलेंडर स्प्रेड है, तो यहाँ पे अराउंड 40-50,000 के आसपास आपको इससे काम चल जाएगा। एक कैलेंडर स्प्रेड अगर आप बनाते हैं तो इतने मार्जिन के साथ आप यहाँ पे 2 पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ क्लाइंट सेल USD कॉल ऑप्शन। यहाँ पे स्ट्राइक उसने लिया है 45.80 पे और उसको प्रीमियम मिला है 0.30 का,
व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ओके, बीईपी निकालना है यहाँ पे। सिंपल है, पहले तो देखना है कि 45.80 उसका व्यू क्या रहेगा। अगर इसने सेल किया हुआ रहेगा तो उसका व्यू न्यूट्रल हो सकता है, या तो फिर मतलब यहाँ से हलेगा ही नहीं बहुत ज़्यादा, इतना ही रहेगा, या तो उसको लग रहा है कि शायद यहाँ से वो नीचे जाएगा, तभी तो, क्योंकि कॉल ऑप्शन है, सामने वाले ने खरीदा है विद द इंटेंशन के वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये सेलर है तो इसका जो व्यू है या तो न्यूट्रल होगा या तो बेरिश होगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग ना। अभी यहाँ पे कौन से पॉइंट पे बीईपी निकलने वाला, आपको फाइंड आउट तो बीईपी करना है। देखिए अभी अगर सपोज 45.80 का उतना ही रहता है तो आपको 30 पैसे का फायदा होगा। आपको फायदा निकालना है नहीं, आपको निकालना है ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ओके, तो यहाँ पे तो फायदा हो रहा है, ये नहीं चलेगा। 45.80 के ऊपर जा रहा है, मतलब 45.80 के ऊपर जा रहा है। देखिए 45.90 जाएगा तो यहाँ पे आपका व्यू जो है वो गलत हो गया। सामने वाला आपके पास से पैसा लेने के लिए आएगा, सामने वाले ने आपको 30 पैसा दिया हुआ है, 10 पैसा लेने को आएगा, फिर भी आपका 20 पैसे का फायदा है। आपको निकालना है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, 30 पैसा अगर ये 46 हो जाता है तो यहाँ पे 20 पैसे का आपका नुकसान हो गया, तो 30 पैसा उसने दिया है, 20 पैसे का नुकसान हो गया, फिर भी आपको 10 पैसे का फायदा हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर चला जाएगा 46.10 पे जाएगा तो यहाँ पे आपका 30 पैसे का लॉस हो गया, सामने वाले का 30 पैसे का फायदा हो गया, वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है? 46.10। आंसर आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following entity is a registry for government securities? Public Debt Office, PDO, दैट इज ऑफ आरबीआई का डिपार्टमेंट है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, NSDL, CDSL, बोथ बी एंड सी, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि पब्लिक डेट ऑफिस जो है ये गवर्नमेंट का, दैट इज आरबीआई का एक डिपार्टमेंट हो गया। ये मेंटेन करता है ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर ऑल G6 इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका पब्लिक डेट ऑफिस, PDO। नेक्स्ट, an option with a delta of 0.50 will increase in the value approximately by how much if the underlying share price increases by ₹2। तो पहले तो ये डेल्टा जो है ये एक ऑप्शन ग्रीक है, आपको इतना शायद पता हो सकता है। डेल्टा एक ऐसा ऑप्शन है जो मेजर ये करता है कि अगर अंडरलाइंग शेयर जो है या अंडरलाइंग जो भी एसेट है वो उसका प्राइस चेंज होता है तो आपका ऑप्शन का प्राइस, मतलब ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो कितना बढ़ेगा। मतलब अगर XYZ अगर अंडरलाइंग है एसेट तो ये अगर बढ़ता है तो डेल्टा बताता है कि आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ऑप्शन का प्राइस या वैल्यू का मतलब है ऑप्शन का प्रीमियम, ये भी चेंज होगा। अब ये कितना चेंज होगा ये डेल्टा बताएगा। तो यहाँ पे क्या बताएं कि अगर XYZ का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है 2 रुपये से और डेल्टा अगर 0.50 है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितने से बढ़ेगा। तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? 2 × 0.50 = ₹1। तो अगर ऑप्शन का प्रीमियम अगर XYZ का प्राइस से 1000 रुपया है वो 1000 से 1002 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम से यहाँ पे 51 है तो ये 52 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। द आंसर इज ₹1। ये सेशन हम यहाँ पे रोकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।